नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं में आए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के मोस्ट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हम आपको पहुंचाते आए हैं और आज के इस टॉपिक में हम मैग्नेट के टॉप 25 प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। यानी मैग्नेट के वो कौन से ऐसे 25 प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और अब भी उनकी संभावना बन सकती है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले भी इस सीरीज़ पर हम 5 से 6 वीडियो दे चुके हैं टॉपिक वाइज। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, ज़रूर उनको आप देखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको ये एक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना पड़े तो आपका स्कोर कितना हो सकता था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है आपके लिए, स्टडी मटेरियल उपलब्ध है और पेड कोर्स भी अवेलेबल है। आप चाहे तो पूरा कोर्स वहाँ से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्नों से शुरू करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जिस सामग्री का हम उपयोग करते हैं उस सामग्री की रेटेंटिविटी यानी धारण क्षमता और निग्राहिता यानी कोअर्सिविटी कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बात सीधी सी ये है कि धारण क्षमता जितनी अधिक होती है अवशिष्ट चुंबकत्व उतना ही अधिक होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में जो शक्ति या बल लगाया जाता है उसे निग्राहिता यानी कोअर्सिविटी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर रेटेंटिविटी हाई है तो कोअर्सिविटी भी हाई ही होगी, यानी अवधारणा उच्च तो निग्राहिता भी उच्च होगी। अब बात करते हैं कि स्थायी चुंबक के लिए अवधारणा होनी कैसी चाहिए। तो हम सब जानते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व जितना अधिक होगा मटेरियल उतना ही अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनता है। यानी स्थायी चुंबक के लिए रेटेंटिविटी उच्च होनी चाहिए, इसलिए निग्राहिता भी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल ठीक इसी का है, रिपीट ही हो गया तो एक तरह से ये मान लो आप तो, और स्किप कर देना चाहिए था, टाइप कर दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं। देखो कह रहे परमानेंट मैग्नेट सामान्यतः किस सामग्री के बने होते हैं। तो डी उत्तर सामने है ना, उच्च निग्राहिता। यानी अगर रेटेंटिविटी हाई होगी तो परमानेंट मैग्नेट उसका जल्दी बनेगा। अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहाँ से उन्मुख होती है। अब देखो, इसने जब स्पष्ट नहीं दिया हो ना कि चुंबक के अंदर बात कर रहे हैं चुंबक के बाहर, तो फिर हमेशा आपको चुंबक के बाहर ही बताना होता है। और चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। हमें यहाँ पर ए ऑप्शन सही करना है, उत्तर से दक्षिण। अगला सवाल है कि परम एलॉय का मुख्य भाग क्या है। दोस्तों, परम एलॉय जो होता है ये लोहे और निकिल की मिश्र धातु होती है, तो मुख्य भाग इसका निकिल होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक के लिए उपयोग की जाने वाली धातु है। इनके अलावा एक और धातु होती है जिसको म्यू मेटल कहा जाता है, और म्यू मेटल में निकिल, तांबा, क्रोमियम और लोहा, ये 4 चीज़ें होती है। याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में सवाल आ भी सकता है। अगला सवाल, चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं सबसे मजबूत कहाँ होती है। सर्वाधिक चुंबकीय फ्लक्स या सर्वाधिक चुंबकीय तीव्रता अगर आपसे पूछे तो वो हमेशा पोल्स पर होती है। एन और एस जैसे पोल है तो सर्वाधिक चुंबकीय तीव्रता, सर्वाधिक चुंबकीय बल रेखा हमेशा पोल पर होती है। अगला सवाल, चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को निर्धारित करता है या उसकी ओर झुकाव को वो रखता है, उसे क्या कहेंगे। देखो, जैसे विद्युतीय दबाव होता है ना, तो उसको हम ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसी तरह से चुंबकीय दबाव भी होता है जिसको हम एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं।
डी उत्तर अपना यहाँ सही रहेगा, MMF। अगला सवाल है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन किस रूप में किया जाता है? यानी मैग्नेटिक कैपेसिटी जो है किसी सर्किट की, तो चुंबकीय क्षमता को भी एक MMF की भांति ही लिया जाता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स ही उसकी एक तरह से धारिता या कैपेसिटी है। वैसे देखो, फेराड जो है वो कैपेसिटेंस की इकाई है, हेनरी इंडक्टेंस की है, और कूलाम जो है वो आवेश की इकाई है। यानी L, C और Q की यूनिट है। तो मैग्नेटिक कैपेसिटी या मैग्नेटिक क्षमता फिर MMF होना ही था। अगला सवाल, CGS प्रणाली में चुंबकीय बल इकाई का मान क्या है? MMF की एक इकाई तो होती है एम्पियर टर्न और दूसरी इकाई होती है गिलबर्ट। CGS प्रणाली में इसकी यूनिट जो होती है वो गिलबर्ट होती है। सबसे ज़्यादा है ये प्रश्न पेपर में। क्वेश्चन का लेवल आसान है या टफ, हमारा ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों। अपनी इस सीरीज़ का उद्देश्य है कि आपको वो 25 प्रश्न दिए जाए मैग्नेट में जिसकी संभावना पेपर में रिपीट होने की सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल, MMF की SI इकाई क्या है? तो SI इकाई एम्पियर टर्न है और CGS इकाई जो है वो गिलबर्ट होती है। दोनों आपके सवाल एक तरह से रिपीट हो गए। अगला सवाल, पदार्थ का कौन सा गुण ऐसा है जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है? देखो, चुंबकीय फ्लक्स के जैसा वैद्युतिक परिपथ में होता है धारा। धारा को रोकने का काम जो करता है उसका नाम है प्रतिरोध। इसीलिए फ्लक्स को निर्मित होने से जो रोकता है उसका नाम है प्रतिष्ठम। हम इसे हिंदी में प्रतिष्ठम बोलते हैं, इंग्लिश में इसे रिलक्टेंस कहा जाता है। बी उत्तर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला सवाल, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की SI इकाई जब आपसे पूछी जाए तब आपको उत्तर जो है वो इसका टेस्ला करना है। तो इसकी वेबर प्रति वर्ग मीटर भी तो इकाई है ना, तो वो दूसरी है। यानी एक तरह से CGS पद्धति की बात जब करें तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बड़ा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जनरली वेबर प्रति वर्ग मीटर की ही तरफ आपका ध्यान जाता है। लेकिन अभी आपको बी उत्तर करना है, SI इकाई टेस्ला है। हालांकि दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक बराबर ही होते हैं। यानी एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर ही होता है। अगला सवाल, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसकी सरलता की व्याख्या करता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित होता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं पारगम्यता, इंग्लिश में बोलते हैं परमियंस। ठीक है, पारगम्यता या परमियंस, इसको चुंबकीय चालकता बोल सकते हो आप। ठीक है, देखो कोअर्सिविटी है विपरीत दिशा में लगाया गया बल जो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करेगा। रेटेंटिविटी है धारण क्षमता, और रिलक्टेंस है चुंबकीय फ्लक्स में विरोध या बाधा। अगला सवाल, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसे तो आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे ये परिभाषा ज़रूर पूछी जा सकती है। दोस्तों चुंबकन तीव्रता जो होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल सकते हो, इसको I से दर्शाते हैं, और चुंबकीय बल को फिर अपन H से दर्शाते हैं। इन दोनों का अनुपात K जो है इसको इंग्लिश में ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है, हिंदी में इसको सुग्राहिता लिखेंगे फिर। ठीक है, इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर टर्न मीटर में होता है। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली मेट्रो में भी कई बार पूछी गई थी। अगला जो सवाल है वो कह रहा है, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने वाली पदार्थ की उस क्षमता को क्या बोलते हैं? ये भी एक तरह से रिपीट ही हो गया। धारण क्षमता बोलते हैं और हिंदी में धारणशीलता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रेटेंटिविटी बोला जाता है। ठीक है, धारण क्षमता बोलते हैं, जितनी ज़्यादा क्षमता होगी पदार्थ जो है वो उतना ही ज़्यादा चुंबकित माना जाएगा। अगला सवाल है कि परमेबिलिटी किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो परमेबिलिटी जो है ये एक तरह से चुंबकशीलता कहलाती है, और चुंबकशीलता जो है रिलेक्टिविटी आप इसका बोल सकते हो, प्रतिष्ठंभता बोला जाएगा हिंदी में। यानी परमेबिलिटी और रिलेक्टिविटी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती या अपोजिट बोल सकते हैं एक दूसरे को। अगला सवाल है, किसका इस्तेमाल किसी पदार्थ की
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के बीच संबंध दिखाया जाता है। तो इसी का नाम दोस्तों बीएच कर्व है, इसी का नाम हिस्टैरिसीस वक्र है, इसी से हमें हिस्टैरिसीस लॉस का पता लगता है। पदार्थ का हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, हिस्टैरिसीस हानि उसमें उतनी अधिक मानी जाती है। कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसका बीएच कर्व एक सीधी लाइन में आएगा? तो वो है हवा, वायु जो होता है, क्योंकि इसका हम चुंबकत्व जो है इकाई मानते हैं और हमेशा तुलना इसी से करते हैं। चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स घनत्व की लैगिंग को क्या बोलते हैं? यानी फ्लक्स घनत्व आरोपित चुंबकीय बल से हमेशा पीछे रहता है, इसी का नाम है हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस ग्रीक भाषा के हेस्टिरोज शब्द से बना है, जिसका मतलब यही होता है पिछड़ जाना या पीछे रह जाना। बीएच कर्व में हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल ये बताएगा कि उसमें एनर्जी कितनी लॉस होगी, यानी हिस्टैरिसीस हानि होगी कितनी। अगला सवाल है, चुंबक के द्वारा बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे तो उन्हें हम फेरोमैग्नेट यानी लोहे चुंबक बोलेंगे, थोड़े कम आकर्षित होंगे तो पेरा, और अगर प्रतिकर्षित होंगे तो उसे डायामैग्नेट बोलेंगे। अगला सवाल, लोहे चुंबकीय पदार्थ की गणना करें तो लोहे चुंबकीय में आता है निकिल, कोबाल्ट, लोहा, इस तरह के पदार्थ जो होते हैं फेरोमैग्नेट की श्रेणी में आते हैं। जिनकी सकारात्मक संवेदनशीलता यानी ऐसे पदार्थ जिनमें पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है उसको फेरोमैग्नेट बोला जाता है, ठीक है, और जिनकी नेगेटिव में आती है उनको डायामैग्नेट कहा जाता है। क्यूरी बिंदु वह तापमान होता है जिस पर फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट चुंबकीय बन जाता है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ वो बन जाता है। सी उत्तर हो जाएगा। एंटीमनी एक डायामैग्नेट का उदाहरण है। एंटीमनी जो है वो प्रतिचुंबक पदार्थों में आएगी। अगला सवाल, ऐसे तत्व जिनकी पारगम्यता यानी ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हो आप इसे, मुक्त स्थान की तुलना में कम हो, मुक्त स्थान यानी निर्वात से भी कम हो यानी इकाई से कम हो, तो फिर उन्हें डायामैग्नेट बोलते हैं। बी उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे वो 25 प्रश्न जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। इस मैग्नेट वाले में कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, आपको मैं अलग से उनका एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए।